नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन देखा, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल देखा, कम्यूटेटर, इसके साथ सब कुछ देखते हुए हम धीरे धीरे अब पहुँचे हैं हम लॉसेस पे। कल हमने डिस्कस किए ओवरऑल लॉसेस जो थे किस तरीके से होते हैं और टोटल लॉसेस क्या होते हैं, वो सब हमने देखा था। अब उनको हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप हमारे सामने आता था, कल जो हमने देखा था उससे रिलेटेड सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है आयरन लॉस। आयरन लॉस, अब देखिए दोस्तों, आयरन लॉस में दो दो चीजें हैं। ये दो चीजों से मिलके बनता है। कौन सी चीजें? कौन से दो लॉसेस होते हैं उसमें? दो लॉसेस से मिलके एक आयरन लॉस क्रिएट होता है। वो दो चीजें कौन से? ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। ईडी करंट लॉस आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि ईडी करंट लॉस होता है मशीन में, ट्रांसफार्मर में, यानी कि रोटेटिंग मशीन जैसे डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को वो क्यों होता है और कैसे होता है ये पता ही नहीं होता है। तो इसलिए आज का टॉपिक हम ईडी करंट लॉस के ऊपर देखेंगे, उसके बाद हम हिस्टेरिसिस लॉस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को डब्ल्यू से भी दिखाया जाता है, डब्ल्यू से भी इसका डिनोशन होता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के वक्त बहुत काम में आएगा, इसीलिए डिनोशन हमेशा याद रखिए हर चीज़ का कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे हम करंट को आई बोलते हैं, वोल्टेज को वी बोलते हैं। ये तो रेगुलर हमारे डेली रूटीन में आते हैं, इसलिए हम उनको याद रखते हैं या फिर ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। लेकिन ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे ईडी करंट लॉस के लिए डब्ल्यू, ये हमें याद नहीं होता और न्यूमेरिकल के वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, इसलिए इसकी आदत डाल लो आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं ईडी करंट की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम जनरेटर की बात करें, जनरेटर में क्या होता है? आर्मेचर रोटेट होता है और उसके कंडक्टर में, उसके जो कंडक्टर होते हैं उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वही हमें पावर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई जिसको हम मानते हैं, या फिर वही हमें मिलता है इलेक्ट्रिक सप्लाई। उसके कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर में होने वाले ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, वही हमारे लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, वही हमारा जनरेटर का आउटपुट होता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है वो क्या सिर्फ आर्मेचर के कंडक्टर में होते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार और फिर से। जैसे कि समझ लीजिए, ये मेरा आर्मेचर है, ये उसके स्लॉट है। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे से तो नहीं बना लेकिन ठीक है। ये मेरा आर्मेचर है और इसमें कंडक्टर है, ठीक है ना? जैसे कि हमने देखा था इसमें कंडक्टर है। तो इसमें जो ईएम होने वाला इंड्यूस ईएमएफ है वही हमारे लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई है। वही हमारा यूजफुल एनर्जी है, वही हमारा जनरेटर का आउटपुट है। लेकिन क्या सिर्फ कंडक्टर में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है? कोर में नहीं होता। कोर भी तो मेटल का होता है ना, उसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, वो भी तो फील्ड फ्लक्स को कट करता है, तो उसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, होगा कि नहीं? जरूर होगा, क्योंकि वो भी कोर भी, आर्मेचर कोर भी फ्लक्सेस को कट करता है और वो भी उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन इसमें कोर में जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है कोर में, मैं वाइंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मेचर वाइंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर आर्मेचर कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कोर की बात कर रहा हूँ। अगर कोर में ईएमएफ इंड्यूस होता है लेकिन वो स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर स्मॉल ईएमएफ है, स्मॉल वोल्टेज है, तो करंट कैसे रहेगा? ज़्यादा रहेगा। आपने देखा था, अगर छोटा ईएमएफ अगर बहुत कम है तो वो रिस्पॉन्सिबल किसको करता है? ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करने के लिए। अगर वोल्टेज कम है तो करंट कैसे ज़्यादा फ्लो होगा? तो वही हमारा ईडी करंट है। समझ में आ गया क्या दोस्तों? जो ईएमएफ आर्मेचर कोर में इंड्यूस होता है, आर्मेचर कोर में इंड्यूस होता है, वाइंडिंग में नहीं। वाइंडिंग वाला हमारा आउटपुट है,
सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर कोर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि आर्मेचर कोर भी मेटल का होता है, वो भी फ्लक्सेस को कट करता है, फील्ड फ्लक्स को कट करता है, इसीलिए उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन वो छोटा रहेगा, कम रहेगा, उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल किसको करता है, ज़्यादा करंट फ्लो करने को। वही करंट हमारा ईडी करंट है। जो आर्मेचर कोर में होने वाला इंड्यूस ईएमएफ है, उसके वजह से जो करंट फ्लो होता है आर्मेचर कोर में फ्लो, सिर्फ और सिर्फ कोर की बात कर रहा हूँ, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर कोर की बात कर रहा हूँ। आर्मेचर कोर में से जो करंट फ्लो होने वाला है इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, वही हमारा ईडी करंट है, वही हमारा लॉस है। ठीक है, अब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब आर्मेचर कोर मेटल का है, इसलिए उसका स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, इसलिए उसमें से करंट फ्लो होगा। उस करंट की वजह से जो होने वाला लॉस है, वही हमारा ईडी करंट लॉस है। उस करंट की वजह से जो आर्मेचर कोर में से करंट फ्लो होता है, आर्मेचर कोर की बात कर रहा हूँ, कोर में से जो करंट फ्लो होता है उसी को हम ईडी करंट बोलते हैं। और उस ईडी करंट के वजह से जो लॉस होता है, उस एडी करंट के वजह से जो लॉस होता है, उसी को हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। और वो लॉस किस में होगा, पावर में। उस एडी करंट के वजह से जो पावर लॉस होगा, उसी को हम एडी करंट लॉस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख के दे दी है। मेरे ख्याल से आपको अब तो आपको आइडिया आ गई होगी कि एडी करंट क्या होता है और कैसे जनरेट होता है जनरेटर में। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर और एसी मशीन पढ़ेंगे या फिर मोटर पढ़ेंगे तब उसमें आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, इसलिए जनरेटर में इस तरीके से वो जनरेट होता है ईडी करंट, और इस तरीके से हमें लॉस मिलता है, ईडी करंट लॉस। तो इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं हम पहले। व्हेन द आर्मेचर कोर रोटेट, when the armature core rotate, it also cut the magnetic flux। कौन से, फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स। आर्मेचर कोर क्या फील्ड फ्लक्स को कट करेंगे। कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आर्मेचर कोर आर्मेचर फ्लक्स को कट करेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, जोक्स पार्ट। ठीक है, बढ़ते हैं। व्हेन द आर्मेचर कोर रोटेट, इट्स आल्सो कट द मैग्नेटिक फ्लक्स, हेंस and EMF induced in the, hence EMF induced in the body of, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बॉडी ऑफ द कोर, अकॉर्डिंग बॉडी ऑफ द कोर, बॉडी ऑफ द कोर। इन्होंने ये नहीं बोला यहाँ पे, ये नहीं बोला कि वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, वाइंडिंग की बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ पे, हम सिर्फ और सिर्फ कोर की बात कर रहे हैं। कोर में जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है, उसी को हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ कोर बॉडी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोर बॉडी की। बहुत सारे लोगों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि एडी करंट किसको बोले, या फिर वो इसमें वाइंडिंग में इंसर्ट होने, वाइंडिंग में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को ईडी करंट बोले, या फिर कोर में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को हम ईएमएफ के वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको हम ईडी करंट बोले। किसको बोले, बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन रखना नहीं है। कोर की सिंपल और सिंपल, एकदम ही सिंपल है। आर्मेचर कोर के बॉडी में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है, उसी को हम ईडी करंट लॉस बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बॉडी ऑफ द कोर ये स्पेशली बोला है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने ये लॉ पढ़ा है इससे पहले। ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, दिस ईएमएफ थ्रू स्मॉल सेट अप लार्ज करंट। ईएमएफ जो होता है वो छोटा होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन उससे जो फ्लो होने वाला करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, इन द बॉडी ऑफ द कोर ड्यू टू, यहाँ पे भी कोर की हम बात सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं, कोर बॉडी की, ना कि वाइंडिंग की। ठीक है ना, अब तक तो आपके ध्यान में आ गया होगा। ड्यू टू इट्स स्मॉल रेजिस्टेंस, कोर बॉडी
तो मेटल की होती है, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस भी कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। उस स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से लार्ज करंट उसमें से फ्लो हो जाता है, ठीक है। दिस करंट इज नोन एन एडी करंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कोर बॉडी में से फ्लो होने वाला करंट होता है उसी को हम ईडी करंट बोलते हैं। द पावर लॉस ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस करंट, द पावर लॉस ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस करंट इज कॉल्ड ईडी करंट लॉस। इस करंट के वजह से जो पावर लॉस होने वाला है उसी को हम ईडी करंट लॉस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अगर देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे बता दो, अगर मैंने आर्मेचर कोर जो सॉलिड आयरन में बना दिया, यानी कि उसको कहीं पे भी ब्रेक्स नहीं है, कहीं पे भी वो टूटा हुआ नहीं है, मैंने सॉलिड कोर में अगर आयरन कोर सॉरी आर्मेचर कोर बना दिया सॉलिड आयरन में, यानी कि सॉलिड पीस में मैंने आर्मेचर कोर बना दिया, तो देखिए उस वो सॉलिड होने के कारण, वो उसमें कहीं पे भी ब्रेक्स नहीं होने के कारण, यानी कि उसमें कहीं पे भी गैप न होने के कारण वो पूरे आयरन कोर में से करंट पास होगा, ठीक है ना। अगर आपने किसी मेटल पीस को करंट सप्लाई दे दिया, ठीक है ना, तो उस पूरे, समझ लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अगर ये मेरा मेटल पीस है, यहाँ पे मैंने अगर सप्लाई दे दिया, तो इस पूरे मेटल बॉडी में से मेरा करंट फ्लो हो जाएगा। इसीलिए करंट को फ्लो होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पाथ मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। तो इस अगर ज़्यादा एरिया मिला तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उसमें होने वाले लॉसेस भी ज़्यादा ही होंगे, बराबर। यही पहले पॉइंट में यहाँ पे बताया है। दिस लॉस वुड बी कंसिडरेबल इफ सॉलिड आयरन कोर आर यूज। अगर सॉलिड आयरन कोर हम यूज करते हैं तो लॉस ज़्यादा होंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन के लिए, चाहे वो एसी मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो या डीसी मशीन हो, वो आर्मेचर कोर डीसी मशीन के जनरेटर में हम आर्मेचर कोर कैसे बनाते हैं, वो पतली पतली थिन स्टील सीट से बनाते हैं, जिसके बीच में इंसुलेशन गैप होता है। जैसे कि हमने आर्मेचर कंस्ट्रक्शन में देखा था, आपको अगर याद आता होगा, तो हमने छोटे छोटे थिन स्लाइड से, थिन डिस्क से हमने वो आर्मेचर कोर बनाया था, और ये सॉलिड में बनाया था। उस समय पे मैंने बताया था कि सॉलिड कोर में ज़्यादा लॉसेस होते हैं, जबकि हम थिन सीट का बंच बना के उसके बीच में इंसुलेटर लगा के जब बनाते हैं तब वो लॉसेस कम होते हैं। उसका ये रीजंस है, जब मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया था, वो आज हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्यों हम थिन सीट में उसके बीच में लैमिनेशन कोर हम आर्मेचर कोर रखते हैं, क्योंकि ईडी करंट लॉस। और क्यों रखते हैं, क्योंकि सॉलिड आयरन में करंट ज़्यादा फ्लो होगा और लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर इंसुलेटेड थिन सीट होंगी तो कम एरिया, एक सीट का कम एरिया होगा। इसीलिए यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अगर मैं इसके बीच में, ये एक सीट है, इसके बीच में इंसुलेशन है, और ये सीट है, और ये, अब देखिए इसमें से फ्लो होने वाला, थिन सीट में से फ्लो होने वाला करंट क्या कम रहेगा मुकाबले इतने बड़े आयरन पीस में से, ठीक है ना। इतने बड़े आयरन पीस में से फुल बॉडी में से करंट फ्लो होगा, लेकिन इसमें तो बीच में तो इंसुलेटर है, तो इसमें क्या, इसमें से जो इन थिन सीट में से जो करंट फ्लो होने वाला है वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि इनका एरिया कम रहेगा, इसीलिए लॉसेस भी कम होंगे। यही हमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया है। इन ऑर्डर टू द रिड्यूस दिस लॉस, द कोर इट्स बिल्डअप ऑफ थिन लैमिनेशन से हमने कोर बनाया है, ठीक है। which are stacked and then received at the right angle to the path of the eddy current। एडी करंट का पाथ जो है थिन लैमिनेशन के वजह से वो ब्रेक हो जाता है, वो उसमें हमें कम से कम करंट फ्लो होता है। इसीलिए हम थिन लैमिनेशन सीट का इस्तेमाल करके हम एक एक थिन एक एक आयरन सीट के बीच में लैमिनेशन रखते हैं, वो इंसुलेटेड मटेरियल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। As the armature cross sectional area is large, its resistance is very small.
हेंस एडी करंट लॉस इज लार्ज। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए एडी करंट लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज आर्मेचर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेस, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, हेंस एडी करंट लॉस इज लेस। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम होगा आर्मेचर कोर आर्मेचर का, हाँ, अगर आर्मेचर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए एडी करंट, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट, उसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है वो कम होगा, और वो करंट कौन सा है, एडी करंट, इसीलिए एडी करंट लॉस भी क्या रहेगा, हमारे कम रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडी करंट लॉस किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू ई से। ठीक है, उसका इक्वेशन दिया है हमें, डब्ल्यू इक्वल्स टू के बी स्क्वेयर मैक्स एफ स्क्वेयर टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर इन वैट। अब ये लॉस है, किसका लॉस है, पावर का लॉस है, इसका, इसीलिए उसका यूनिट क्या रहेगा, हमारा वैट ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये के जो है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कोर में उसमें मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, मैक्सिमम, वो हमें बी मैक्स शो करता है। और एफ क्या करता है, ऑब्वियस है फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन किसकी, ऑफ आर्मेचर कोर की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोर की, इसीलिए वो फ्रीक्वेंसी भी किसकी होगी, कोर की, यानी कि बी मैक्स हो गया, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ स्क्वायर हो गया, एफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर कोर। ठीक है, अब बचा टी, थिकनेस ऑफ ईच लैमिनेशन, हर प्लेट के अंदर, हर सीट के अंदर एक लैमिनेशन की थिकनेस कितनी है, कितना जाड़ा कितना मोटा हम उसमें लैमिनेशन पुट कर रहे हैं, उसकी थिकनेस इज इक्वल टू टी दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ ईच लैमिनेशन। चलो हमारे यहाँ पे टी भी हो गया। ठीक है, अब वी देखते हैं, वी वॉल्यूम ऑफ आर्मेचर कोर, वॉल्यूम ऑफ आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर का वॉल्यूम कितना है ये हमें वी डिनोट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। इसका ये फिलहाल के लिए ये फार्मूला आप आप ध्यान में रख दीजिए, ताकि इसकी हमें आगे चल के ज़रूरत है। इसका एक एक्सप्रेशन हम आगे जैसे हमें आएगा उस हिसाब से हम इसका एक्सप्रेशन भी देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये फार्मूला आप थोड़ा ध्यान में रखिए, रटने की ज़रूरत नहीं, इसको अच्छे से समझ लीजिए कोर में क्या होता है। इसलिए फ्लक्स डेंसिटी की ज़रूरत पड़ी, फ्रीक्वेंसी, आसान फार्मूला है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसका एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझा के दूंगा। अभी अगर समझाने जाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बहुत सी बातें अभी कवर होने की है, इसीलिए मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ इस फार्मूले का। आप हो सके तो ध्यान में रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो ये था हमारा एडी करंट लॉस, यहीं पे एडी करंट लॉस ख़त्म होता है। कल हम बढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लॉस के ऊपर, उसको भी हम अच्छे से डिटेल में देख लेंगे, उसको भी हम जड़ से एकदम देख लेंगे, जो BH कर्व क्या होता है उसका, ये सब बातें हम